हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो है 26 तारीख जो है इसका सेकंड शिफ्ट का जो है एनालिसिस देखने वाले हैं, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का है। ठीक ना। तो दोस्तों, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक ना। तो लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए जिनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी जो बाकी है, ठीक, तो उनको, ताकि वो इसका देख सके और बेनिफिट ले सके, ताकि मतलब किस प्रकार के जो है प्रश्न बन रहे थे। ठीक ना। तो आइए देरी न करते हुए दोस्तों क्वेश्चनों को देखते हैं। ये दोस्तों, और पहला जो प्रश्न है वो था कि पंजाब में कूका आंदोलन, ठीक ना, क्या है दोस्तों, देखिए कि पंजाब में कूका आंदोलन के मुख्य संस्थापक कौन है। ठीक ना। तो ऑप्शन आपके साथ थे गुरु गोविंद सिंह, भागवत जवाहरमल, ठीक ना, भगत जवाहरमल और महाराज रणजीत सिंह और लाला लाजपत राय। ठीक ना। तो इसके जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों कौन होगा, वो था, ये है भगत जवाहरमल। ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक। तो आइए इसका थोड़ा से देख लेते हैं। तो मुख्य संस्थापक किसके, ठीक ना, तो भगत जवाहरमल जो है, इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 10वें इस आंदोलन की शुरुआत की। ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अर्थात आइए और देखिए जो है दूसरा क्या है, जो ऑप्शन था कि बाबा बालक सिंह जो है, ये भगत जवाहरमल के शिष्य थे और इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ठीक ना। और बाबा जो राम रहीम है, लेकिन इन्होंने इस आंदोलन को एक राजनीतिक और संगठित रूप दिया। इन्हें अक्सर इस आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता माना जाता है। ठीक ना। और अगला आइए दोस्तों देखते हैं कि भारत का पिकासो, ठीक ना, भारत का पिकासो किसे कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आया था आज के सेकंड शिफ्ट में। ठीक ना, 26 तारीख का, 26 दिसंबर जो आज है। ठीक ना। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ठीक ना। राजा रवि वर्मा और क्या है, हुसैन, ये सभी हैं। हुसैन, एम एफ हुसैन जो है, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस। इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों क्या है, एम एफ हुसैन है। ठीक ना। इन्होंने जो है क्या है कि भारत पिकासो इन्हें कहा जाता है। ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं, मकबूल फ़िदा हुसैन जो है, इन्हें पूरा नाम है मकबूल फ़िदा हुसैन, को उनकी कला शैली और आधुनिक भारतीय कला में योगदान के लिए फोर्ब्स पत्रिका द्वारा भारत का पिकासो नाम दिया गया। ठीक है ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए, मशहूर भारतीय कलाकार जमीनी राय, ठीक ना, को भी कभी कभी उनके अद्वितीय लोक शैली के कारण इस उपाधि से संबोधित किया जाता है। ठीक ना। लेकिन सामान्यतः यह नाम एम एफ हुसैन के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अगर कहने का तात्पर्य अगर एम एफ हुसैन ऑप्शन में ना हो तो हम जामनी राय को भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि सरकार द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पीएसयू के स्वामित्व या शेयरों का कुछ हिस्सा जनता या निजी क्षेत्र को बेचना क्या कहलाता है। ठीक ना। ये क्या कहलाता है, आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, कि निजी संपत्तियों कंपनियों को सरकारी नियंत्रण में लेना, ठीक है ना, या सरकारी संपत्तियों कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचना होता है, कि जो है किसी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम को पूरी तरह से निजी क्षेत्र को सौंप देना होता है। ठीक ना। ये ठीक। और डी जो ऑप्शन है, ये आपके सामने 3 ऑप्शन थे। ठीक ना। और ये जो है दोस्तों, ये ऑप्शन डी है। इसका मतलब उदारीकरण, लिबरलिज्म, जैसे सरकारी नियमों और नियंत्रण में ढील देना। ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी वी, निवेश। ठीक ना। तो आप लोग याद, तो इसका जो है ऑप्शन यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसका जो है ये ऑप्शन नंबर बी यानी वी, क्या है, वी निवेश, सरकारी संपत्तियों कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या क्या है, कि जब सरकार अपने किसी विभाग या कंपनी का कुछ हिस्सा, ठीक ना, बेचती है ताकि वह धन जुटा सके तो उसे विनिवेश कहा जाता है। यदि सरकार अपना पूरा नियंत्रण 51% से अधिक हिस्सा निजी क्षेत्र को बेच देती है तो उसे निजीकरण कहते हैं। इसके विपरीत जब सरकार किसी निजी कंपनी को अपने कब्जे में लेती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का मुख्य त्योहार और लोक नृत्य है। ठीक ना। तो ये आपसे बता रहे हैं, बिहू जो है दोस्तों आप सभी को पता होगा, बिहू कहाँ का है लोक नृत्य, ये आसाम का। ठीक ना। कहाँ है, आसाम। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए,
बिहू के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, देख लीजिए आप लोग। यह असमिया, देखिए यह असमिया नववर्ष का प्रतीक है, ठीक ना। असम में एक साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं। बोहाग बिहू, ठीक ना, अप्रैल, और कटी बिहू जो है अक्टूबर, और माघ बिहू जो है जनवरी में मनाया जाता है, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। और क्या है, इस नृत्य में डोल, पेपा, सींग से बना वाद्य यंत्र और ताल का उपयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने ये कि EOS, ठीक ना, और 09 सैटेलाइट इज क्या प्राइमली रिलेटेड टू विच प्रॉब्लम क्लियर, यानी कहने का तात्पर्य है कि यूएस जो उपग्रह है वो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है। आपके सामने ऑप्शन है मून, चंद्र अन्वेषण, ठीक ना, और पृथ्वी पूर्ण क्या पृथ्वी अवलोकन, ठीक ना, पृथ्वी अवलोकन, और रिमोटिंग सेंसिंग, और गहन अंतरिक्ष संचार, और नेविगेशन ऑफ GPS, ठीक ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वी अवलोकन और रिमोटिंग, यानी पृथ्वी ऑब्जर्वेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और अब देखिए मुख्य इसके जो क्यूब फैक्ट देख लीजिए। एजेंसी जो है इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक ना, ये क्या है, इंडियन, ठीक ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका, ठीक। तो और देखिए कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए इसका पर्पज क्या है। इसका उपयोग कृषि, एग्रीकल्चर यानी वानिकी, फॉरेस्ट्री और आपदा प्रबंधन और मानचित्रण के लिए किया जाता है, ठीक। लॉन्च व्हीकल, देखिए इसे आमतौर पर इसरो के SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV के माध्यम से कक्षा में स्थापित किया जाता है, ठीक ना। लद्दाख किया गया, और लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन थे ब्रिगेडियर, ठीक ना, डॉक्टर BD शर्मा, राधा कृष्ण माथुर, कविंद्र गुप्ता और मनोज सिन्हा, ठीक ना। तो आप लोग को बताना है ये कौन है, तो ये कौन है, कविंद्र गुप्ता, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए वर्तमान में उपराज्यपाल जो है श्री कविंद्र गुप्ता ने 18 जुलाई 2025 को लद्दाख के तीसरे उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। देखिए दोस्तों आप लोग जो है राज्यपाल के साथ साथ जहाँ भी कुछ उपराज्यपाल हैं उनको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और देखिए क्या है, क्रम में वो लद्दाख के तीसरे थर्ड उपराज्यपाल हैं, और इसके पिछले पद लद्दाख के उपराज्यपाल बनने से पहले वह जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक ना। और पूर्ववर्ती देखिए उनके ब्रिगेडियर यानी डॉक्टर BD शर्मा का स्थान इन्होंने लिया था, इसके पहले जो थे ये है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि निसार मिशन के संदर्भ में 12 मीटर व्यास वाले विशाल राडार एंटीना रिफ्लेक्टर को अंतरिक्ष में तैनात डिप्लॉय करने के लिए उपयोग की जाने वाली बूम की लंबाई कितनी है, ठीक है, ऐसा प्रश्न था। आपके सामने ऑप्शन है 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों होगा 9 मीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी इसका जो व्याख्या वो देख लीजिए आप लोग पहले कि निसार मिशन में 12 मीटर व्यास के रडार एंटीना को तैनात करने के लिए नासा द्वारा डिजाइन की गई 9 मीटर लंबी बूम का उपयोग किया जाता है, जो कि जटिल बहुस्तरीय संरचना है और नासा इसरो के संयुक्त मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि पृथ्वी की सतह पर होने वाले बदलाव जैसे कि कौन कौन है देखिए भूकंप है, बाढ़ है और वनस्पति परिवर्तन की उच्च रिजोल्यूशन जो है मैपिंग की जा सके, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और देखिए प्रश्न तत्कार, ठीक ना, शब्द किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए अभी पीछे भी जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ वहाँ पर भी शैली से प्रश्न आया था, तो आप लोग उसको यानी शब्द से आया था, तो नृत्य से तो आप लोग जो है नृत्य वाले सेशन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक ना। और देखिए भरतनाट्यम है ऑप्शन, कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कथक, ठीक है, कथक से संबंधित है। देखिए दोस्तों यह मुख्य जानकारी कि तत्कार जो है क्या है, तत्कार नृत्य के पैरों के संचालन को तत्कार कहा जाता है, ठीक है। मुख्य बोल क्या है, इसके मुख्य बोल हैं था, थी, तत्, आ, थी, तत् होते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है ये देखिए थोड़ा, यह नृत्य का वह आधार है जिसमें नर्तक पैरों की थाप से विभिन्न लयकारियाँ उत्पन्न करता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि यह आया था कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का निर्माण किस कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है, ठीक ना। तो आप ऑप्शन है आपके सामने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, या व्हील एंड एक्सल प्लांट बेंगलुरु। तो इसका जो सही उत्तर होगा
वो कहाँ होगा दोस्तों, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुख्य तथ्य है इसके, थोड़ा देख लीजिए आप लोग कि वंदे भारत एक्सप्रेस की पूरी तरह से भारत में एक मेक इन इंडिया पहल के तहत डिजाइन और निर्मित किया गया है, ठीक ना। और क्या है, इससे पहले ट्रेन 18 जो है, ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। भारत, अब अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ठीक ना। तो ये दोस्तों जो है 31 दिसंबर 1929 को हुआ था, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिए, यहाँ पर डेट के सुविधा पे पूछा जाए तो अगर आप डेट को भी नहीं भी याद रखते तो आप लगा सकते थे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 28, 19 और 30 है, तो 29 में हो तो ऐसे भी याद। तो देखिए आप लोग कुछ जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस के, उनको आप डेट सुविधा भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि लाहौर अधिवेशन है, क्यों लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने कांग्रेस जो है यहाँ पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्या, किसकी, पूर्ण स्वराज की, ठीक ना। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो वो कौन सा अधिवेशन है, वो लाहौर अधिवेशन है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसका दो महत्वपूर्ण देखिए, अध्यक्षता, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक ना। इसका देखिए मुख्य लक्ष्य क्या है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, यहाँ पर देखिए पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रथम स्वतंत्रता दिवस। इसी सत्र के निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 को पहली बार प्रतीकात्मक रूप से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न, किस औद्योगिक नीति संकल्प को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता था, कहा गया है। अब यहाँ पर आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948, औद्योगिक नीति संकल्प 1956, और यहाँ पर लिखा औद्योगिक नीति 1977 या औद्योगिक नीति 1991। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से आप कौन लगा सकते हैं। आप लोग अगर देखें, देखो 1948 में तो कुछ नहीं हुआ औद्योगिक नीति के हिसाब से, यहाँ पर 56 दिया है, और क्या 77 और 91। 77 तो के समय तो हमारे हिसाब से औद्योगिक के हिसाब से कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में वो किस पर आधारित थी, महालनोबिस पर आधारित थी, मॉडल पर। और इसमें मुख्य उद्देश्य क्या था कि औद्योगिक क्रांति को, औद्योगिक मतलब चीज़ों को बढ़ावा देना, ठीक ना। तो वो चालू कब, 1956 से, ठीक ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन बी ही होगा, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, इधर पे लिखे बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब क्यों है देखिए आगे कि आर्थिक संविधान यानी 1956 की नीति की इसकी व्यापकता और सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर पर जोर देने के लिए कारण कार्य संविधान या बाइबिल कहा जाता है, ठीक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना या नीति पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी और इसने भारी उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि रोशनी देवी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपके सामने है क्या, रेसलिंग है, और रिसु है, ठीक ना, और तीरंदाजी, ठीक ना, मुक्केबाजी। तो इसका जो किससे संबंधित है, वो उससे संबंधित है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्यों, भारतीय खिलाड़ी ओरम के रोशनी, ठीक ना, रोसी बिना की देवी ने रोशनी महिलाओं की 60 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया है, ठीक ना। और देखिए ऋषि बिना ने अंतिम 4 में पहुंचकर कम से कम कांस्य पदक पक्का कर ली। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी शुरुआती प्रतिद्वंदी कजाकिस्तान को एमन कृष्णगिर्दो को आसानी से पराजित किया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कूका आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किस घटना काल के दौरान हुई थी। तो किस घटना के काल के दौरान हुई थी, आप लोग याद रखिए। देखिए क्वेश्चन, ये ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 5857 विद्रोह है, ठीक ना। बी ऑप्शन के पंजाब सिख के शासन के दौरान 19वीं शताब्दी में के मध्य में, या असहयोग आंदोलन के समय, या भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक। तो ये जो है दोस्तों कब हुआ, ये पंजाब में सिख शासन के दौरान 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। स्थापना देखिए, कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल, जिन्हें सियान साहिबी कहा जाता था, पंजाब में की गई थी, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा। और उद्देश्य क्या है, प्रारंभ में धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में आई बुराइयों को दूर करना था, लेकिन बाद में अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन बदल गया, ठीक ना। तो ये पीछे अभी ऊपर क्वेश्चन आया था ना, तो वैसे है, ठीक। अगला प्रश्न था कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे।
और प्रश्न का ऐसे ही प्रश्न का ये 2 बार देखे छप गया, तो ये ठीक। लेखक कौन थे? तो लेखक कौन, आप लोग जानते हैं कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? मेगास्थनीज हैं, ठीक ना। कौन है? मेगास्थनीज। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अतिरिक्त एडिशनल जो है इन्फॉर्मेशन देख लीजिए कि मेगास्थनीज जो है यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक ना। और देखिए इंडिका पुस्तक में मौर्यकालीन भारत के प्रशासन, समाज और भूगोल का वर्णन है दोस्तों। ये आप लोग याद रखिएगा, ये अभी पूछ लिया है कि किसकी पुस्तक है, नहीं हमेशा अधिकतर ये पूछते हैं कि इसमें किसका वर्णन है, ठीक ना। तो ये तो हमेशा पता ही होता है कि इंडिका पुस्तक किसके, लेकिन कभी कभी इसका किस चीज़ का वर्णन है ये पूछ लेता है, ठीक है। जैसे राज तरंगणी है ना, जैसे राज तरंगणी है तो उसके बारे में पूछता है कि राज तरंगी में किस चीज़ का उल्लेख है, तो आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आपको सभी को पता होगा कि ये कौन है? ज्ञानेश कुमार है, ठीक ना, ज्ञानेश कुमार। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, ठीक ना। अब देखिए मुख्य तथ्य, देखिए क्रम ऑर्डर, ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। और स्थान किसका लिए? इसके पहले कौन थे? राजीव कुमार है, ठीक ना, जिन्होंने 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे, ठीक। नियुक्ति क्या है? उन्होंने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा नए कानून अदर एक्ट 2023 के तहत नियुक्त किया गया, ठीक ना। और क्या है? वर्तमान में अन्य 2 चुनाव आयुक्त यानी डॉक्टर सुखबीर सिंह सधु और डॉक्टर विवेक जोशी। और महत्वपूर्ण की जानकारी क्या? गणेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, ठीक ना। अब देखिए भारत रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आप सभी को पता होगा कौन है, आपके सामने दिया है, देखिए उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, रघुराम जी राजन और निर्मला सीतारमण, ठीक ना। अगर ऐसे ऑप्शन आया तो आप किसको लगाओगे? शक्तिकांत दास को लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे दिया वर्तमान में, क्योंकि अभी बदल चुके हैं ना, संजय मल्होत्रा हैं तो वो नहीं दिया, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से लगाना, ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा, जिन्होंने 11 दिसंबर 2024 को कार्यभार संभाला है, और श्री शक्तिकांत दास का स्थान लिया है, जो 2018 से 2024 तक RBI के गवर्नर है। देखिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको ये क्यों पूछा गया क्योंकि जो यह एडिक्यूटी जो है जो क्वेश्चन बनाती है, ठीक ना, वो अपने मन से तो वो ऐसे तो बनाती नहीं है, ये बनाती है किससे? ये बनाती है AI से, ठीक ना। AI मॉडल पर क्वेश्चन है तो वहाँ से जो आया उसी को लिख दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन में शक्तिकांत दास ही दे दिया, पहले का ही दे दिया, तो इसीलिए तो ये, नहीं तो वो ये थोड़ी ना पूछती, क्योंकि वो स्वयं बनाए तो जान पाए क्योंकि AI से प्रश्न बन रहे हैं तो फिर तो यही होगा ना। वर्तमान गवर्नर कौन से? संजय मल्होत्रा, ठीक ना। पद ग्रहण 11 दिसंबर 2024, ठीक ना। और पूर्व गवर्नर को शक्तिकांत दास, तो हफ्ता है नहीं है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 26वें गवर्नर नियुक्त कौन हुए? संजय मल्होत्रा, आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले कौन कार्यरत थे? वित्त मंत्रालय राज्य सचिव के रूप में ये कार्यरत थे, कौन? यही संजय मल्होत्रा जी। कब? ये 9 दिसंबर 2024 को। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कार्यकाल कितना? 3 वर्षों का है। स्थान किसका लिए? शक्तिकांत दास का, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए। हाँ, एक याद रखिए कि RBI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को जो है RBI की स्थापना हुई, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए इसके केंद्रीय कार्यकाल प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे क्या है 1937 में मुंबई में स्थापित किया गया, ठीक ना। RBI जो है RBI के प्रथम गवर्नर सर और बोर्ड स्मिथ प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर CD देशमुख है, तो ये भी आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना, कभी पहुंच भी सकता है। तो यद्यपि अब देखिए यद्यपि भारत में निजी स्वामित्व वाला था, परंतु वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स यानी 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग देखिए, अब ऑप्शन देखिए तो पता लगे। देखिए यहाँ पर लिखा आसम है, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। तो यहाँ पर दोस्तों जो सिक्किम है वो जो है क्या है? वो नहीं है, ठीक ना। इसे भाई के रूप में कहते हैं, ठीक ना, ये जो है भाई के रूप में माना जाता है, ठीक। अगर आप ऐसे आप देखोगे
जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसे बनाए ये भारत का नक्शा, ठीक ना, तो जब यहाँ पर ऐसे जो उठता है ये क्या है, सिक्किम है, तो सिक्किम यहाँ पर, और सिक्किम के बाद ये जो ऐसे बनता है ये पूरा क्या है, सात बहनों का, ठीक ना। आप लोग कभी पढ़े ना, देखिए उत्तर से दक्षिण तक में भारत की सात बहनें अरुणाचल प्रदेश है, ठीक ना, आसाम है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक ना। और देखिए सिक्किम पूर्वोत्तर राज्यों के समूह से संबंधित है, लेकिन सात बहनों के राज्य से संबंधित नहीं है, ठीक ना। सिक्किम सात बहनों के राज्यों के एकमात्र भाई भी कहा जाता है, अभी बता रहे थे ना, भाई भाई कहा जाता है, ठीक। सात बहनों के राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,55,511 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 7% है, ठीक ना। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सात बहनों की कुल जनसंख्या कितनी थी, 44.98 मिलियन ही, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 3.7% है, ठीक ना। और देखिए 1972 में ज्योति प्रसाद सायका द्वारा सात बहनों की भूमि का शब्द गढ़ा गया था, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। कीपूर्ण सात बहनों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, ठीक ना, सबसे बड़ा क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का, सबसे छोटा त्रिपुरा का है, सर्वाधिक जनसंख्या आसाम में है, और सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या मिजोरम में है, ठीक ना। और सबसे घनत्व वाला यानी अधिक जनसंख्या घनत्व वाला आसाम है, ठीक ना, और न्यूनतम घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश है, और उच्चतम साक्षरता कहाँ पर है, मिजोरम में, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। और सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता में अरुणाचल प्रदेश है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। और देखिए वीपीआई का पूर्ण होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जिसे हिंदी में थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, ये देखिए दूसरे का है। अगला प्रश्न दोस्तों, सरोद सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक ना। तो आपके सामने पंडित रविशंकर हैं, उस्ताद ये सब हैं, ठीक ना। तो इन किन्हें जाना जाता है, तो वो उस्ताद अमजद अली खान को, ठीक ना, उस्ताद अमजद अली खान को जो है सरोद का सम्राट कहा जाता है। तो देखिए कि उस्ताद अमजद अली खान प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक है, ठीक ना। उन्होंने 2001 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए, ठीक ना। और देखिए कि इनमें से कौन सा एक कंटीला या कांटेदार पेड़ है, तो आंवला है, ताड़ है, ठीक ना, चीड़ है या बबूल है। तो आप लोग ज़्यादा बबूल मतलब ही कांटा होता है, ठीक ना, तो बबूल होगा, ठीक है। आपको द्वारा दी गई समय झाड़ी हो सकता है, ठीक ना, तो इस करेक्ट है। अब देखिए आंवला ये एक औषधीय पेड़ है जिसमें कांटे नहीं होते, या ऊंचा और सीधा पेड़ हो जिसमें टहनियाँ नहीं होती है। चीड़ क्या है, शंकुधारी पेड़ है, इसमें सुई जैसी पत्तियाँ होती है पर कांटे नहीं होते हैं, ठीक ना। अब बबूल या मुख्य रूप से कटीला पेड़ हो जाता है, कम पानी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि दुर्गा पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से किसके बीच के युद्ध का प्रतीक है, तो ये जो है दोस्तों राम रावण, ठीक है, राम रावण कृष्ण, ये राम रावण नहीं, राम रावण तो दशहरा होता है, ठीक ना। कृष्ण और कंस ये भी नहीं है। दुर्गा देवी दुर्गा की, दुर्गा तो रहेगा ही, तो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का युद्ध है, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके दोस्तों आपके सामने, कि प्राचीन भारतीय कानूनी ग्रंथ यानी मनुस्मृति मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था, ठीक ना। तो किस भाषा में दोस्तों, संस्कृत भाषा में, आप लोग को याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए प्राचीन भारतीय कानूनी ग्रंथ मनुस्मृति मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया, और इसमें मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आचार संहिता, सामाजिक व्यवस्था, कानून और कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है। और यह प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक व कानून ग्रंथों में से एक है, ठीक ना। और देखिए मुख्य बिंदु क्या है, भाषा, मनुस्मृति की मूल भाषा संस्कृत है, जो उस समय के विद्वानों और धार्मिक ग्रंथों की भाषा थी, ठीक। विषय क्या है इसमें, इसमें जो है विषय की उत्पत्ति, सामाजिक व्यवस्था, विवाह, धर्म, न्याय और दंड संहिता जैसे विषयों पर उपदेश देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, कि रियलाइजिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से आर्थिक सुधारों के किस स्तंभ से संबंधित है, ठीक ना। तो ऑप्शन है वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और विमुद्रीकरण। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा, उदारीकरण इज करेक्ट आंसर है, ठीक। आप लोग याद रखिएगा, ठीक।
उदारीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था पर सक्रिय नियंत्रणों और बाधाओं को कम करना। 1991 में भारत सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता को समाप्त कर दिया था ताकि व्यवसाय करने में आसानी हो। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने दिए गए विकल्पों से विषम को चुने। आपके सामने देखो टूबा, तुरही, ट्रम्बोन और क्या है शहनाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, शहनाई। क्यों है शहनाई वो देखिए, रीजनिंग का देखिए प्रश्न है यहाँ इसमें दे दिया। टूबा, तुरही और ट्रम्बोन ब्रांस वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं जो आमतौर पर धातु पीतल से बने होते हैं और उनमें से कप के आकार का माउथ पीस होता है। ठीक ना, के अनुसार ये पश्चिमी शास्त्रीय संगीत या बैंड के रूप में हिस्से। ठीक ना, शहनाई क्या है, ये एक काठ वाद्य यंत्र, ये मुख्य रूप से लकड़ी से बनी होती है। इसमें रीढ़ का उपयोग किया जाता है। ये एक पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्र है। ये पर शहनाई की संरचना के बारे में और जान सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है छाऊ नृत्य। देखिए छाऊ नृत्य मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों से संबंधित है। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा कहाँ। ठीक ना, कई जगह। देखिए ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ये है। ठीक ना, तो बी ऑप्शन झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये है। कि राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का, कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए देखिए छाऊ नृत्य की 3 शैलियाँ जो विशिष्ट क्षेत्रों में जुड़ी है, जैसे सरायकेला छाऊ झारखंड में है, मयूरभंज छाऊ उड़ीसा में है और पुरुलिया छाऊ जो है पश्चिम बंगाल में है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, प्रश्न है यूनेस्को जो है 2010 में छाऊ नृत्य का मूल संस्कृति में विरासत के रूप सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत द्वारा लिखित उपन्यास चाणक्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो किस दिया गया था ये दोस्तों, 2019 में दिया गया था। ठीक है, 2019 को। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चाणक्य जो है नामक असमीय उपन्यास के लेखक डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत को 2019 के साहित्य अकादमी को पुरस्कार दिया गया। ठीक ना, मूलतः क्या चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति एक प्राचीन ग्रंथ जिनके आधुनिक संस्करण कई लेखकों ने लिखे हैं। ठीक, आपके प्रश्न में जिस चाणक्य पुस्तक का उल्लेख साहित्य को अकादमी पुरस्कार मिलने की बात की जा रही है वो विशेष रूप से डॉक्टर जयश्री गोस्वामी महंत का असमीय उपन्यास है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक ना, तो कब मनाया जाता है, तो आप लोग को पता होगी कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक ना, याद रखिएगा। अब देखिए एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन, ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। ठीक ना, उद्देश्य इसका ये मतलब जिसे थीम का। ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में इस दिन की घोषणा की थी जो 1987 में हस्ताक्षरित और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद दिलाता है। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न था दोस्तों कि क्रिकेट में वाइड बॉल को किसको कहा जाता है। ऑप्शन है जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले को छूकर बाउंड्री पार कर जाती, बिल्कुल गलत है। आप लोग को पता है, आप लोग मैच अगर देखते हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा। और जब गेंद पिच पर 2 बार टप्पा खाकर विकेट कीपर के पास पहुंच जाती है, ये ऑप्शन है। और देखिए ऑप्शन देखते हैं, जब गेंद बल्लेबाज की पहुंच से दूर होती है जिससे वह सामान्य पोजीशन पे शॉट नहीं खेल पाता है, बिल्कुल यही सही होना चाहिए। ठीक ना, ये वाला तो गलत, क्योंकि 2 पटक जरूरी है क्या कि वो वाइट हो, क्योंकि वाइट तभी होती है जहाँ बैट्समैन होता है उसके जोन वो बने रहते हैं उसके पहुंच से दूर होती है तभी वाइट होती है। ठीक ना, और क्या है गेंद क्या है लिखा, जब गेंदबाज जानबूझकर गेंद को बल्लेबाज के शरीर पर मारता ना, ये गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक ना, यानी कहने का तात्पर्य क्रिकेट में वाइड बॉल उस गेंद को कहते हैं जो अंपायर की राय में बल्ले के लिए क्या बहुत ज़्यादा चौड़ी या बहुत ज़्यादा ऊंची फेंकी गई हो और बल्लेबाज उसे सामान्यतः क्रिकेट स्ट्रोक से हिट नहीं कर सकता। ऐसी गेंद बल्लेबाज टीम को एक अतिरिक्त मिलता है और गेंदबाज को वह गेंद दोबारा फेंकनी पड़ती है। ठीक ना, अगला प्रश्न दोस्तों कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था। ठीक ना, क्या था आप लोग बताइए कि गरीबी हटाओ ये था, कि न्याय के साथ विकास, की भोजन काम और उत्पादकता, की आत्मनिर्भरता ये था। ठीक ना, तो ये क्या था, भोजन
काम और उत्पादकता यानी फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए कि सातवां पंचवार्षिक योजना 1985-90 में थी और का उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादन और तेजी लाना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और उत्पादकता में वृद्धि करना, जिसमें खाद्य कार्य और अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था, ठीक ना। ठीक, यह योजना बेहद सफल रही क्योंकि अर्थव्यवस्था को लक्षित 5% के मुकाबले 6% विकास दर दर्ज किया और 1980 का दशक हिंदू विकास दर से उबरने के लिए संघर्ष करा, ठीक ना। अगला प्रश्न था दोस्तों कि सूखा रोग शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है, ठीक ना। तो ये दोस्तों मेनली क्या है, ये हड्डियों को प्रभावित करता है, ठीक ना। हड्डियों को प्रभावित, कहते हैं ना कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रेक्टस, ये सूखा रोग होता है, ठीक ना। ये कमी अगर पूछ ले कि किसकी कमी से सूखा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि वैश्विक सूचकांक जीटीआई जो आतंकवाद के आर्थिक प्रभाव को भी मापता है, कौन सा संगठन प्रकाशित करता है। ऑप्शन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक ना, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक ना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ये है, और क्या है, अब विश्व आर्थिक मंच। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक ना, आईईपी, ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। देखिए इसका जो एनालिसिस देखिए, विश्व आतंकवाद सूचकांक जीटीआई का प्रकाशन अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, ठीक ना, आईईपी के नामक एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी थिंक टैंक द्वारा किया जाता है, जो आतंकवाद के प्रभाव और आर्थिक लागतों को मापने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान प्रदान करता है, जिसे सिडनी और ऑस्ट्रेलिया में मुख्यालय से संचालित किया जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि 1991 के एशियाई खेलों में से किस देश ने कुल 16 रजत पदक जीते थे, ठीक। तो जापान है, ये क्या है, जापान, भारत, ईरान या सिंगापुर इसके ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है भारत, ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। और अब देखिए अतिरिक्त जानकारी क्या है, 1951 के एशियाई खेलों में नई दिल्ली में भारत का प्रदर्शन ठीक क्या था, जो कि नई दिल्ली में होता। अब देखिए स्वर्ण क्या है, गोल्ड 15 थे, रजत 16 और कांस्य 20 थे, टोटल कितने थे 51, आप लोग इसको याद रखिएगा।